resistance of a factors affecting the resistance of a conductor. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स का फर्क पड़ता है रेसिस्टेंस पर? रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स नोट करने हैं। तो आप नोट करेंगे, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेसिस्टेंस depends on the resistance depends on the following factors. Resistance depends on the following factors. तो पहला फैक्टर लिखेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसमें इसमें नोट कीजिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अच्छा, आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, स्मूथ? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। The resistance of a conductor is directly proportional. The resistance of a conductor, the resistance of a conductor is directly proportional to its length. Resistance of a conductor is directly proportional to its length. मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो भी बढ़ जाएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। नोट करें, दैट इज R is directly proportional to L, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैं किसी कंडक्टर की, कंडक्टर मतलब किसी वायर की, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ाने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर मैं उसकी लेंथ को कम करूंगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद सेकंड फैक्टर लिखेंगे। पहला तो था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section of the conductor। The area of cross section of the conductor, इसमें लिखें the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section। The resistance of a conductor, the resistance of a conductor is inversely proportional the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section, to its area of cross section।
अब इनवर्स प्रोपोर्शन किस तरह से लिखा जाता है, देखिएगा, दैट इज R is directly proportional to 1 upon A, ठीक है। लिखेंगे ऐसे, R is directly proportional to 1 upon A। इसका बोलने का तरीका ये होता है कि R is inversely proportional to A। कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं A को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर मैं A को घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट ये होता है। बताइए जी, क्लियर है दोनों पॉइंट्स? यस सर। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा फैक्टर है, जिस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल nature of material nature of material of the conductor। nature of material of the conductor, इसमें लिखेंगे electrical resistance depends on the nature of material electrical resistance depends upon the electrical resistance depends upon the nature of material of the conductor। nature of material of the conductor of which it is made, of which it is made। मतलब जिस मटेरियल का वो बना हुआ होगा ना, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर मान लो कोई हमारे वायर है, कोई हमारा वायर कॉपर का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। कोई वायर अगर एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। कोई वायर आयरन का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, for example, if we take two similar wires having equal lengths and equal diameters, if we take two similar wires if we take two similar wires having equal lengths, similar wires का मतलब similar wires का मतलब ये है कि बिल्कुल एक जैसे वायर जिनकी लेंथ भी बराबर है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है। if we take two similar wires having if we take two similar wires having इधर लिख लेते हैं having equal length and equal diameters, having equal lengths and equal diameters of copper metal and nichrome alloy of copper metal and nichrome
copper metal and nichrome alloy. Copper metal and nichrome alloy, we will find the resistance of nichrome. We will find the resistance of nichrome is about 60 times. The resistance of nichrome is about 60 times than that of copper. ठीक है, तो वायर किस तरीके की होगी आप ये देख लीजिए कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, तो वायर को हम जनरली क्या लेते हैं, हम सिलेंड्रिकल वायर लेते हैं। जैसे मान लो ये है वायर, थोड़ा सा मैं बड़ा बना कर दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये वायर है और ये वायर की लेंथ है, ये वायर की लेंथ है, और ये जो है ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड किस पर करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके रेडियस पर डिपेंड करेगा, है ना। कि रेडियस अगर ज्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये वायर के एक तरह से डायमीटर पर भी डिपेंड करेगा। तो डायमीटर अगर ज्यादा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी वायर की लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं तो समझ लीजिए कि उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं तो समझ लीजिएगा कि उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए आप तरह तरह की, आप दो तीन चार तरीके की अलग अलग तरीके की वायर्स ले लें, जिनकी लेंथ भी सेम है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन मटेरियल अलग है, तो हम ये कहेंगे कि मटेरियल से भी रेसिस्टेंस डिटरमिन होता है। जैसे एक तो मैंने ले लिया निक्रोम अलॉय। अलॉय क्या होता है कि किसी भी एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल को मिक्स कर देना। तो एक मेटल में दूसरे मेटल को जब मिक्स कर देते हैं उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए, तो वो कहलाता है अलॉय। अलॉयज जो है, अलॉयज का रेसिस्टेंस हमेशा नॉर्मल मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने एक तरफ तो ले लिया निक्रोम अलॉय और एक तरफ मैंने ले लिया कॉपर मेटल। तो सीधी सीधी बात है कि निक्रोम अलॉय जो है वो अलॉय का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और नॉर्मल मेटल का रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इतना कि यस अलग 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 मटेरियल के जो अगर हम वायर देते हैं तो अलग अलग मटेरियल के वायर्स का रेसिस्टेंस भी अलग अलग ही होगा। तो ये तो तीन फैक्टर्स थे। उसके बाद इसका चौथा फैक्टर नोट करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं इस तरफ से निकाल रहा हूँ। चौथा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला तो है लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। तो चौथे में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख लो या सीधा सीधा टेम्परेचर ही लिख लीजिए बस। टेम्परेचर लिख लीजिए बस। इसमें हम कहेंगे resistance of all pure metals increases resistance of all pure metals increases resistance of all pure metals increases on increasing the temperature, increases on increasing the temperature, and decreases
on decreasing the temperature. कि जितने भी प्योर मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उनका रेसिस्टेंस कम हो जाता है। यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो प्योर मेटल्स के केस में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक चीज तो ये हो गई, ये वाली चीज तो हो गई बेटा प्योर मेटल्स के केस में। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले में एक कंपैरिजन करा था मेटल के और अलॉय के बीच में, तो फिर अलॉयज की भी बात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे while resistance of alloys while resistance of alloys अलॉयज वही होते हैं कि जब दो अलग अलग तरीके के मेटल्स को मिक्स करके मेटल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अलॉयज बनाए जाते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज एंड निक्रोम, ये कुछ कॉमनली यूज्ड अलॉयज हैं जिनका मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर। कॉन्स्टेंटन, like constantan, manganese and nichrome is almost unaffected by temperature, is almost unaffected by temperature। रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज, तो अलॉयज जो होते हैं, अलॉयज में अगर अगर मान लीजिए हम अलॉयज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके रेजिस्टेंस पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका पहले जितना रेजिस्टेंस था उनका रेजिस्टेंस अब भी उतना ही रहता है। बताइए जी, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो हमने तीन चार फैक्टर्स देखे, इन तीन चार फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड एक नई टर्म और होती है जो हमें पढ़ना है। नोट करेंगे रेसिस्टिविटी, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इसमें लिखेंगे इट हैज बीन फाउंड दैट it has been found that on a wire of length, it has been found that for a wire of length L, comma, area of cross section capital A and resistance capital R is directly proportional to L। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। अभी अभी देखा था कि R is directly proportional to L। हमने ये देखा कि ये हमको मालूम है कि कोई भी अगर वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, जिसका की रेजिस्टेंस R है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये कहेंगे कि अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए यहाँ नोट करिएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए
तो मैं ये कहूंगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है ना। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो मैं ये देखूंगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस एक इक्वेशन से ये समझ में आता है कि R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हम ये जानते हैं कि कभी भी कोई इक्वेशन में अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आया हुआ है बीच में, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंक्लूड करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज कॉल्ड, अभी बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इसको बेटा बोला जाता है RHO, रो। समझ रहे हैं? ये इसका सिंबल होता है कि इसको इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। ये इसका सिंबल होता है, दिस इज कॉल्ड रो। ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, और जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ना कि ABCDEFGH, उसी तरीके से ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको बोलते हैं रो। RHO, रो। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये हो गया, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टिविटी is also called resistivity is also called specific resistance of a conductor. Resistivity is also called specific resistance of a conductor. जब R is equal to rho L upon A है, तो rho कितना हो गया? R A upon L। Its SI unit is ओम मीटर। इसकी जो SI यूनिट है वो ओम मीटर होती है। ये ओम मीटर कैसे है ये बताता हूँ अभी। आप ये देखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, हम यहीं पर देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है बेटा, इस रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। ये जो एरिया है, इस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर ही होती है, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर। इसलिए हमने कहा कि ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी, उसके बाद एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर आप अभी वो बताएंगे कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करें? दोबारा बोलो, क्या चीज? किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करें? कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर। हाँ, अभी बताऊंगा किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। उसमें हमें उसका रेसिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पता होना चाहिए, तो रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, बस आप 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर करता हूँ स्टार्ट। 1 मिनट वेट करिए। अब देखिएगा कि जैसे हमने रेसिस्टिविटी देखा कि रेसिस्टिविटी होती है आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की एक यूनिक प्रॉपर्टी और होती है। जैसे हमारा रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस को लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि रेसिस्टिविटी
ऑफ अ सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, resistivity of a substance does not depend on its length, does not depend on its length or thickness. Resistivity of a substance does not depend on its length or thickness. Full stop. It depends on the nature of the substance. It depends on the nature of the substance. It depends on the nature of the substance and temperature. ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ a copper wire of length a copper wire of length 2 meter and area of cross section, a copper wire of length 2 meter and area of cross section a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 की power minus 6 meter square, 1.7 into 10 की power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 की power minus 2 ohms, has a resistance of 2 into 10 की power minus 2 ohms, has a resistance of 2 into 10 की power minus 2 ohms, 2 into 10 की power minus 2 ohms. Full stop. Calculate the resistivity of copper. Full stop. Calculate the resistivity of copper. मुझे कॉपर की रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये जो जो चीजें दे रखी हैं इसको आप वैल्यूज में डालिए, जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और वहां से आप सीधा सीधा रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर लीजिए। देखो यहाँ क्या क्या वैल्यू दे रखी है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो लेंथ दे रखी है 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 1.7 into 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद रेसिस्टेंस दे रखा है R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम्स, ये दे रखा है। तो अब आप देखिएगा कि ये पूछ रहे हैं रेसिस्टिविटी निकालनी है कॉपर की, रेसिस्टिविटी कैसे निकलेगी, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब आर कितना है 2 into 10 की पावर माइनस 2 ohms, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना है 2 मीटर। 2 मीटर लेंथ दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो रेसिस्टिविटी क्या बचा न्यूमरेटर में, केवल 1.7 और 10 की पावर माइनस 2 है और 10 की पावर माइनस 6 है। तो जो बेस है,
जो जब भी कभी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो बेस इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो इसका जो पावर है -2 और इसकी पावर है -6, तो -2 प्लस -6, तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वो -8 बन जाएगा। तो ये हो गया 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये हो गई रेसिस्टिविटी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर वायर इस तरफ लिख रहा हूँ। A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter has a diameter of 0.5 millimeter and and resistivity. A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 की power -8 ohm meter. 1.6 into 10 की power -8 ohm meter. Full stop. अब दो चीजें इसमें पूछी गई हैं। ए पार्ट है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। ये पार्ट है व्हाट विल बी द लेंथ what will be the length of this wire, what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm. What will be the length of this wire to its make its resistance 10 ohm. Question mark. B part. How much does the resistance change? How much does the resistance change if the diameter is doubled? How much does the resistance change if the diameter is doubled? देखिएगा, a copper wire has a diameter of 0.5 मिलीमीटर। तो पहले मैं ना एक कॉपर वायर बना लेता हूँ। हमने कहा ये एक वायर है और इसका डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। तो जो इसका रेडियस हो गया ना बेटा, वो 0.5 का हाफ हो जाएगा। r is equal to 0.25 मिलीमीटर। ये समझ में आ गया। यस सर। 0.5 का मतलब हो गया 0.50 और 0.50 का मतलब कि उसका अगर मैं आधा करूंगा तो 0.25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? यस सर। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस है वो रेडियस आ गया 0.25 मिलीमीटर। उसके बाद देखिए, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि इसका जो रेडियस है
वो दे रखा है 0.25 मिलीमीटर। हम ये जानते हैं कि मिलीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। देखो, वैसे तो एक डायरेक्ट मेथड भी है और एक दूसरा मेथड ये है कि मैं जानता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर देना है। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो एक सीधा तरीका याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर लेंथ आपको मिलीमीटर में बहुत दे रखी होगी। एक शॉर्टकट याद कर लो बस, सीधा सीधा, आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि जब भी आपको मिलीमीटर दे रखा हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। आप ये लिख देना, ये हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। वो मिली हट गया और मीटर आ गया, समझ गए। 10⁻³ का मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर में जाकर 10⁻³ ही बन जाएगा। 10⁻³ का मतलब ये है कि आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। समझ गए सभी बच्चे। यस सर। यस सर। मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, पहले ही बता दो, मैं नहीं कई बार सर, पूछ चुका हूँ। नहीं नहीं सही सर। चल रहा है वीडियो। सर स्मूथ है सर। चलिए ठीक है, मुझे इधर थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा था इसलिए मैंने पूछा। चलो, तो जो रेडियस है वो है 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो गया। अब यहाँ से जो ये रेडियस आया है, तो ये जो इधर है वायर में इस तरफ वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये एक्चुअली सर्कुलर होता है। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाता है πr²। तो A इज इक्वल टू πr²। अब A इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू वैसे 22/7 होती है। आप चाहो तो उसको 3.14 भी लिख सकते हो, पर चलिए कोई नहीं, सीधा सीधा वैल्यू डालो इसकी। 22/7 इंटू रेडियस कितना, 0.25 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 का जब स्क्वायर करूंगा तो इसको ऐसे कर लो, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625। और जो नीचे ये 100 आया, इस 100 का स्क्वायर होता है 10,000। भाई 1 के आगे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो जब उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 इंटू जब 10⁻³ का स्क्वायर है तो पावर की जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 10⁻⁻6 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। दिशा, राजनंदिनी, क्लियर है Yes. आपको? यस सर। ठीक है, आशुतोष बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, जब इतना हो गया सर तो रेजिस्टिविटी रो से रिप्लेस हो जाएगी। रेसिस्टिविटी को रो लिखते हैं। ओके सर। अभी तो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल रहा हूँ बस। तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे। अब इसको 22 मल्टीप्लाइड बाई 625 कर दो। 625 और ये 22 मल्टीप्लाई करो दोनों को। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 0 5 2 1। हमारा ये आ गया 0 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, 13750 अपॉन 10,000। तो ये A कितना आ गया, 13750 अपॉन 22 इंटू 625 करा तो इतना आ गया। अपॉन में 7 है और 10,000 है। 7 इंटू 10,000
मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 7 मतलब 7, 13 माइनस 7 करा तो आ गया 6, 67, 7 9 जा 63, 67 माइनस 63 हो गया 4, 4 के आगे 5 लगा दिया 45, तो 7 6 जा 42, 45 माइनस 42 3 आ गया 3 0 30, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 2 0 हो गया तो 7 2 जा 40, इतना लिख दीजिए बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक। फिर इधर से 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट, ये 3 जीरो है, सॉरी ये 3 जीरो काट दो तो ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ गया 0.19642 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ यहाँ सर। तक क्लियर है? अब इसके बाद आप देखिएगा कि इसके बाद इन्होंने रेसिस्टिविटी इतनी दे रखी है और इसको इतना लंबा लिखने की बजाय आप सिर्फ 196 लिख दीजिए बस, बहुत है। ठीक है, वो कितना हो गया, ये दे रखा है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, और लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेसिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस है, ये तीन चीजें मेरे पास हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि आप इसमें इसकी लेंथ बताएं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो लेंथ इसकी किस तरह से निकलेगी, आप फॉर्मूला डालिएगा, वो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो एल को इधर ले आओ तो रो नीचे आ जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन रो। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आर कितना है 10, ए कितना है 0.196 इंटू 10 की पावर -6, तो 10 आर इंटू ए हो गया, और अपॉन में रो कितना है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -8। अब 1.6 ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, और ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1000, 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो काटा, इस एक जीरो से ये वाला जीरो काटा, नीचे 10 बचा बस। तो पहले 196 को 16 से डिवाइड करिए, देखिए कितना होगा, 16 1 16, 16 1 16, और 19 माइनस 16 हो गया 3, 36 36, 36 मतलब 16 टू 32, 16 टू 32, 36 माइनस 32 हो गया 4, 4 0 40, 16 टू 32, 40 माइनस 32 8 हो गया, 8 0 80, 16 5 80, तो 12.25 आ गया ऊपर। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको, ये 10 की पावर -8 है और एक इधर 10 भी है, इस 10 का क्या करें कि अगर इस 10 का एक जीरो काट दिया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.225 L is equal to 1.225 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 10 की पावर -8 है, इसको ऊपर में आएंगे तो 10 की पावर +8 हो जाएगा, 10 की पावर +8 इंटू 10 की पावर -6, तो L कितना हो गया 1.225 इंटू 10 की पावर 2 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ से 10 की पावर 2 का मतलब क्या है बेटा 100, तो इसका पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 1000, 1225 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया तो ये हो गया 122.5 मीटर, ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ आ गई। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस यस। सर। ठीक है, ये आया है। अब इसके बाद जो इसका बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट समझाऊं भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा बी पार्ट समझने में, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, यही असली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर रेसिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो रेसिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये वाले। खैर इसको कल करते हैं, कल की क्लास में।
मुझे एक चीज बता दीजिए कि आप लोग जो हैं, कल आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है क्या? सर अभी खुले नहीं है। हाँ, सर अभी खुले ही नहीं है। अच्छा अभी खुले ही नहीं है। आप बताओ आशुतोष और अमन, यस सर सर। मैं तो समर वैकेशन पड़े। ऑफलाइन रहेगा? यस सर, कल छुट्टी। अच्छा राजनंदिनी, दिशा, Yes, sir. Yes, ऑफ sir. है? कल सुबह ले लूं आपकी क्लास 9 बजे? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये रखते हैं कि कल सुबह की क्लास 9 बजे है। बाई चांस मैं नहीं ले पाया तो शाम को 3:30 बजे तो होगी ही, ठीक है ना? तो एज ऑफ नाउ कल किसी भी बच्चे को सुबह 9 बजे में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता दीजिए। नो सर। भाई बाकी बच्चे भी Yes, sir. कंफर्टेबल है ना? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो कल सुबह आपकी क्लास 9 बजे रखते हैं फिर, ठीक है? इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल को।